है। और वर्तमान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ जुड़कर बिहार के जो सिविल सोसाइटी संगठन का परिस्थिति तंत्र, ये जो इकोसिस्टम है, उनमें ये सक्रिय रूप से जुड़े हैं और निरंतर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वेलकम सर इन दिस सेशंस एंड सर। थैंक यू। और बुक पे जाने से पहले बस एक एक सवाल है कि आप इतने दिनों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आपका रुझान सामाजिक विकास के क्षेत्र में कैसे बढ़ा वो जानना चाहेंगे। थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन कि ये एकदम भी रिलेवेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के डिस्कशन रेडी हो क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। एक बुक है और उसका जो सामाजिक कम टू जब हम ममता के क्वेश्चन पे आते हैं, अ, मेरा एक्सीडेंटल एंट्री है इस सेक्टर में। मैं एक पटना में एक मैटरनिटी एंड चाइल्ड सेंटर में आरएमओ के रूप में काम कर रहा था। और उसी दौरान रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर था मैं वहाँ पे। यूनिसेफ की एक सीनियर ऑफिसर अपने बच्चे को दिखाने के लिए आई। मैंने ट्रीटमेंट किया और कुछ काउंसलिंग की। और उसी काउंसलिंग के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर आप गलत जगह पे हो। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला क्या गलत जगह पे कैसे? बोले कि आप पब्लिक हेल्थ मटेरियल हो, आपको पब्लिक हेल्थ में रहना चाहिए। आप यूनिसेफ ज्वाइन करोगे? मैंने बोला कितना पैसा मिलेगा? तो जितना पैसा मुझे आरएमओ में मिल रहा था उससे 3 गुना ऑफर मुझे हुआ। पीछे बहुत लंबी खाई थी। मैंने सेकंड थॉट भी नहीं दिया और मैंने बोला मैं रेडी हूँ, मैं ज्वाइन करूंगा। सो ये एक्सीडेंटल एंट्री हुई। लेकिन डेफिनेटली एंट्री के बाद मेरी सोच बदल गई और मैं बैक क्लिनिकल वर्ल्ड में नहीं गया। और मैं पब्लिक हेल्थ में ही रहा। और फिर डेवलपमेंट लार्जर डेवलपमेंट सेक्टर में मैं आया। मैं जब क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा था तो उस टाइम में मैं सोचता था एक हर पेशेंट की जान जो है वो कीमती है, उसको बचाना चाहिए। हर बच्चा हर माँ जो है वो कीमती है। जब मैं पब्लिक हेल्थ में आया तो मुझे लगा कि प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है, तो फिर क्यों मर रही है ये लोग? ये प्रिवेंटेबल चीज है। और हर को बचाया जा सकता है, इस ढंग से सोचने लगा। और आज जब लार्जर डेवलपमेंट आप लोगों के साथ देख रहा हूँ तो लग रहा है कि वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल डिलीवरी नहीं है, वो लार्जर डेवलपमेंट के लिए डिलीवर कर रही है और उसमें उसकी जान कैसे जा सकती है। तो ये जर्नी में सोच कर रहा और रुचि बढ़ती गई इस क्षेत्र में और मैं कंटिन्यू कर रहा थैंक यू सर। किताब की ओर बढ़ते हैं सर। तो ये आपकी जो अभी किताब आई है, कलीम होते तो यही कहते हैं, ये किताब लिखने का विचार कैसे आया? और थोड़ा सा एक नाम जो है आपका, जो कलीम, जो शीर्षक है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसे सदस्य हैं जिनकी आपके जीवन से कोई जुड़ाव है? कलीम। यस ममता। अच्छा क्वेश्चन है। मैं सभी फ्रेंड है इसीलिए ओपनली शेयर में बुक में भी मैंने इस बात को लिखा है। कलीम होते तो यही कहते हैं। ये इसकी शुरुआत जेनेसिस का टाइम मेरा स्टूडेंट लाइफ के टाइम से ही शुरुआत हुआ था। सोच परिस्थिति ये थी कि मैं एक बहुत ही गुर्बत की जिंदगी जी रहा था। बहुत ही गरीबी का हालत था। और पटना में सर्वाइवल मुश्किल था, इस तरह की हालत। नाउम्मीद हो गया था फर्स्ट ईयर में ही कि पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। जीने खाने के मसाले थे। तो मैं अपने एक मेंटर के पास गया। और मैं आज के डिस्कशन को थोड़ा पोएट्रिक बनाना चाहूंगा क्योंकि ये बुक उसी तरह की है। तो उस ढंग से ही आज मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। तो मैं अपने एक मेंटर के पास गया और अपने मेंटर को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। और मुर्शिद एक वर्ड है जो आप समझ सकते हैं, मेंटर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अपने मेंटर से बात किया।
कि मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शिद मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शिद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी, मुर्शिद मैं जल रहा हूँ हवाएं न दीजिए, मुर्शिद इजाला कीजिए दुआएं न दीजिए। सो उसके बाद हमारे मेंटर ने एक किताब उठा के मुझे दी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये आदमी मुझे किताब दे रहा है। और वो सूफी टाइप के हमारे मेंटर जो थे, तो वो सूफियों के साथ ये है कि वो जो उठा के दे दे वो सॉल्यूशन है, या यूं कहिए कि वही सॉल्यूशन है, वो जो भी दे। वो किताब थी जब फसलें बहार आई थी, कलीम आजिज साहब। और मैं कलीम आजिज साहब की उस किताब को पढ़ने लगा, और हर शेर ने मुझे कुव्वत दी, ताकत दी कि मैं परिस्थितियों से लड़ूं और आगे बढ़ूं। और जब वो सहारा बनता गया, कलीम की शायरी जो है मेरी जिंदगी के लिए सहारा बनती गई। कलीम साहब इस तरह से बात करते थे कि कोई न दर्द जहां को गजल बनाएगा, कोई न दर्द जहां को गजल बनाएगा, ये बोझ उसी पे पड़ा है वही उठाएगा, गमों के बोझ से कांपेगा थर थर आएगा, मगर मिजाज जो पूछोगे मुस्कुराएगा। सो इस तरह से कलीम की शायरी ने मेरी मदद की, और मैं और भी पढ़ने लगा। और ये इस अभी ये किताब के जरिए मैंने उस कर्ज को अदा करने की कोशिश की है, जिस जो एहसान कलीम की शायरी का मेरी जिंदगी पे है, और मैं इस तरह से आगे बढ़ पाया, उसको अदा करने का है। और दूसरी बात थी कि कुछ कुछ लिखने लगा था फेसबुक इंस्टा ये सब पे। तो हमारे कुछ दोस्त जो है, राजीव है, सूर्या है, ये लोग हमेशा कहते थे कि फेसबुक पे ही लिखते रहिएगा, कि कभी इसको कुछ शेप दीजिएगा। तो ये भी था कि ये कर्ज की अदायगी भी हो जाएगी। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कलीम जिंदा होते तो इसी ढंग से बात करते, क्योंकि मैंने कलीम की शायरी को जी करके और ये शायरी की है इस वक्त। थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा लगा कविताएं सुनकर, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, तो जब भी ऐसा जी जी। माहौल आता है तो सुनकर बहुत खुशी मिलती है। सर बहुत बस जल्दी थोड़ा आप सा इसी तरह करना। बस इसी में थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे कि जो कविताएं हैं, क्या कोई खास विषय से जुड़ा हुआ है आपकी ये, या फिर आपका जो जिंदगी जो अनुभव किया था? हाँ, हेलो। अब हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी, अब मिल रही है आवाज। हाँ आ रही है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं वो पूछ रही थी कि इसकी ये इस विषय, जैसे कि एक पोएट्री बुक है, तो किसी खास टॉपिक की ओर आपने एक विषय किसी का चुना है, या फिर ऐसे जो आपका अनुभव जब भी समय मिला या कुछ भी दिमाग में आया वो लिखते गए? मतलब इसके विषय ये के बारे में थोड़ा सा जानना हाँ, चाहें। विषय विषय कुछ खास नहीं है। वो दूसरा वाला पहलू आपका ज्यादा सटीक है, कि जो जब जहन में आया उसको लिख डाला, और वो कंपाइल होता चला गया। लेकिन उसमें एक स्टाइल था, एक पर्टिकुलर स्टाइल था, जो कलीम साहब जिस तरह की शायरी करते थे, वो सिंपल वर्ड में अपनी बातों को रखना, उसी तरह का ये था स्टाइल। तो विषय एक पर्टिकुलर नहीं चुना है, लेकिन हाँ, कलीम के इर्द गिर्द ये पूरी किताब है, ये जरूर कहूंगा। इसमें जो जब जैसे आया सिंपल ढंग से लिखा, और उसको कंपाइल किया गया है। तो पर्टिकुलर एक चीज का चित्रण नहीं, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। बस जैसे कि आपने कलीम के बारे में ही जिक्र किया है कि कलीम की किताबें मैं पढ़ता था, तो मेरा जो एक सवाल था कि आपको किन लेखकों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो क्या वो कलीम ही है या फिर कोई और भी लेखक है? कलीम के अलावा, कलीम का तो लेखक से बढ़ के मैं मानता हूँ, क्योंकि वो उनके शेर मेरे लिए
जीने का सहारा थे। और मेरे स्ट्रगल में मेरे साथी बने वो शेर, और उसी से मुझे ताकत मिली। लेकिन उनके अलावा मैं मीर को पसंद करता हूँ। वो उससे पहले के शायर थे, और उसी ढंग की शायरी होती थी उनके इसमें। और फिर मैं जॉन एलिया को भी पसंद करता हूँ। अभी जॉन एलिया काफी पॉपुलर हो रहे हैं आज के दौर में, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो जॉन एलिया के भी, वो भी सिंपल शायरी, सिंपल शब्दों में कलीम की तरह ही बातें करते थे कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज रखिएगा। तो इस तरह की बातें जॉन एलिया की शायरी में होती थी, सिंपल ढंग से बातें कहने की। तो जॉन भी मुझे काफी पसंद है। और मुझे पसंद हिंदी लेखक, मैं दिनकर को बहुत पसंद करता हूँ। और दिनकर के जो भी रचनाएं हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। और वो भी उसी तरह सिंपल बातें, आसानी से समझने वाली और सब तक पहुंचने वाली बातें करते थे। ए करम तूने क्यों जन्म लिया, जन्मा तो फिर क्यों वीर हुआ। तो इस ढंग की चीज लेखन जो है वो मुझे पसंद आता है। तो मीर, कलीम, मीर और जॉन एलिया, और हिंदी लेखन में मैंने बताया कि मैं दिनकर को पसंद करता थैंक यू सर। अ, एक हमारा एक और क्वेश्चन था इसी से जुड़ा है कि इस पुस्तक में क्या कोई ऐसा भी अध्याय है जो आपसे मतलब कि ज्यादा जुड़ा हुआ है या आपको ज्यादा पसंद है? हूँ। पहले मैं बता दूं कि इस किताब में 6 सेक्शन है, टोटल 6 सेक्शन है। एक पहला सेक्शन जो है वो है, मैंने जो ट्रिब्यूट किया है, डेडिकेट किया है कलीम साहब को, वो सेक्शन है। उस सेक्शन का नाम है खराज अकीदत। जो मैंने कलीम साहब को डेडिकेट, उसमें उस सेक्शन में। दूसरा सेक्शन है काविश जारी है, मतलब कोशिश कंटिन्यू की जा रही है। उसमें मैंने जो कलीम के स्टाइल में शायरी करने की कोशिश की है, वैसी लगभग 75 रचनाएं उस सेक्शन में है। एक सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, यारों के कलम से। तो जो मेरे फ्रेंड उर्दू लेखन में हैं, उनकी कुछ कुछ रचनाएं जो कलीम के पैटर्न पे है, उसको डाला गया है। उस सेक्शन में लगभग 15 रचनाएं हैं जो मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स ने लिखी है। उसको कंपाइल किया गया है। उसके बाद एक सेक्शन है, सुनो क्या, चौथा सेक्शन, सुनो क्या लोग कहते हैं। उस सेक्शन में कलीम के बारे में जो लोगों ने कहा है, जो डिफरेंट ऑथर्स ने, सोशल थिंकर ने कलीम साहब के बारे में कहा है, उसको कंपाइल किया गया है उस सेक्शन में, सुनो क्या लोग कहते हैं। और एक पांचवा सेक्शन है, पढ़ियो तो यही पढ़ियो, पढ़ियो तो यही पढ़ियो। इस सेक्शन में कलीम साहब की जो किताबें हैं उसको डाला गया है। और उनकी उसकी लिस्टिंग है कि वहां तक लोग पहुंच सके, कलीम साहब की किताबों को जान सके, क्योंकि इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका पर्पस यही है कि कलीम की किताबों तक लोग पहुंचे और उनकी रचनाओं को समझे, जाने, सीखे। ये है। छठा सेक्शन है सनद। तो उस सेक्शन, सनद मीन्स सर्टिफिकेट, उस सेक्शन में एक स्कॉलर हैं, उर्दू स्कॉलर, डॉक्टर सफात करीम, उन्होंने इस बुक का रिव्यू करके और पूरा सर्टिफिकेशन लिखा है, एक सेक्शन। तो इस तरह से ये 6 सेक्शन पे बनी हुई किताब है। इसमें आपने दूसरा पार्ट जो बोला कि आपका क्या पसंदीदा है, तो मेरा पसंदीदा 2 सेक्शन इसमें मुझे बहुत, ये विशेष मेरी रुचि है। पाठक की अलग हो सकती है अपने हिसाब से, लेकिन मेरी रुचि के हिसाब से 2 सेक्शन मुझे बहुत पसंद है। एक सेक्शन वो जो मैंने कलीम के लिए डेडिकेशन में लिखा है, खराज अकीदत, पहला सेक्शन। उसमें इसी तरह की बात की गई है कि कलीम होते तो यही कहते, हाँ हूँ बहू यही कहते।
कलीम होते तो यही कहते, हाँ हूँ बहू यही कहते, दीवाने पे किस कदर ये कहते, कातिल को कातिल उसके मुंह पे कहते। तो इस ढंग की बातें उसमें की गई है कि कलीम होते तो यही कहते। या फिर उसमें 20 रचनाएं हैं कुल, या इस तरह से बातें की गई है कि कलीम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, गमों की चाशनी रोज घोटूंगा खौलाऊंगा, ये आँच अंदरूनी बुझने नहीं दूंगा, कलीम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो वो 20 रचनाएं सिर्फ और सिर्फ कलीम को डेडिकेशन में लिखी गई है। वो मुझे काफी पसंद है। और दूसरा सेक्शन जो मुझे पसंद है, यारों के कलम से। मुझे अपने काम से ज्यादा, आप लोग जानते ही हैं, मुझे फ्रेंड्स के काम ज्यादा पसंद आते हैं। तो वो सेक्शन मुझे काफी पसंद है, जो यारों के कलम से सेक्शन में हमारे फ्रेंड्स ने कलीम की कुछ रचनाएं की है, के तर्ज पे लिखी है, वो मुझे काफी पसंद है। कलीम साहब इसी तरह इनकरेज करते थे कि गजलें लोग आए और कहे, क्या दौर गजल था कि लहू दिल में बहुत था, क्या दौर गजल था कि लहू दिल में बहुत था, और दिल को लहू करने की फुर्सत भी बहुत थी। क्या दौर गजल था कि लहू दिल में बहुत था, और दिल को लहू करने की फुर्सत भी बहुत थी। पहले हर शाम सुनाते थे हसीनों को गजल हम, जब माल बहुत था तो सखावत भी बहुत थी। तो कलीम साहब इस ढंग की बात करते थे कि लोग गजलों की दुनिया में आए, लिखे, और ये करे। तो ये दो सेक्शन मुझे बहुत प्यारा है कलीम साहब इस किताब का। हाँ, सच में वो काफी अच्छा लगा जानकर, और बहुत सारे विषय के बारे में भी जानने को मिला, अलग अलग छः छः पार्ट में जो आपने बांटा है। तो जो हमारा अगला जो एक जानने की इच्छा है कि एक लेखक के रूप में आप लिखते समय क्या ध्यान में रखते थे? क्या कोई अनुशासन या दिनचर्या होता था आपका? अ, अगर ध्यान में रखिएगा तो नहीं लिख पाइएगा, कुछ नहीं ध्यान में रखना है। और ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जा रहे हैं कहीं बात करने तो तैयारी कर लीजिए, तैयारी कीजिएगा तो बात नहीं कर पाइए। इसीलिए लेखन में भी जो दिमाग में आए, जैसे दिमाग में आए वैसे ही परोस देना चाहिए, बिना फिक्र किए हुए कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो अच्छा लेखन यही है कि आप जो लिखें, जो जिस टाइम में थॉट आए, ये आमद है। ये क्रिएशन जो है वो आमद है। वो आती है स्पॉन्टेनियस किसी टाइम में, कैप्चर करो, आप उसको लिख डालो, वो उसी फॉर्म में लिख डालो। ये ऐसा नहीं है कि ये आप किसी मशीन से जनरेट कर रहे हैं कोई चीज। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन, सराउंडिंग्स और आपकी मनोस्थिति, इन सारे के मिश्रण में कोई एक रचना आपके जहन में उस समय आती है, उसको उसी फॉर्म में आपको कंपाइल कर देना चाहिए। दूसरी बात आपने बोली कि आपकी क्या दिनचर्या थी, तो दिनचर्या आप लोग जानते हैं, ये सभी साथी हैं। वीक डे हूँ कि बैडली ऑक्युपाइड रहता हूँ। तो कोई ये रचना या किताब के ऊपर काम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। लेकिन वीकेंड में, ये किताब आप कह सकते हैं ये वीकेंड की किताब है। वीकेंड में मैं बराबर ये सोचता हूँ कि सिर्फ पीपीटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, कुछ और भी काम है जो करना है। तो ये वीकेंड में मैंने मैक्सिमम काम किया है इस किताब के संबंधित। उस किताब में आप देखेंगे कई जगह मैंने लिखा भी है इस बात को कि स्याही से जख्म मरहम बनाओ खान, स्याही से जख्म मरहम बनाओ खान, निकम्मे बैठे हो इतवार मनाओ खान। तो या कुछ इस तरह की बातें की गई है कि आफताब माहताब माह पारा, आफताब माहताब माह पारा, बात अच्छी है मगर ये सब बातें हम इतवार को करते हैं। तो ये मिला जुला करके कहा जाएगा कि वीकेंड का कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग लेखन में हैं हमारे साथी, कुछ टाइम बजट करें क्रिएशन में। और
कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आप लीजरली 3 महीना का टाइम बुक करके कोई लेखन करेंगे। जीवन की सारी चीजें साथ में चलती रहेगी और ये भी करना है। तो अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो ये काफी अच्छा होगा। मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला और ये मेरी दूसरी बुक का पब्लिकेशन हो गया। तो करना, टाइम निकालना होगा। यस। थैंक यू सर। अभी अभी अगर फिलहाल हम देखें तो बहुत काफी सारे लोगों का ये मानना होता है कि लेखनी जो हमारी है, गंभीर लेखनी में लोगों की रुचि कम होते जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरा एकदम उल्टा है। मैं अभी इसके जो प्रॉपर लॉन्च था, वर्ल्ड के सभी लोग आए हुए थे, वहां भी यही रोना है कि लेखनी कमजोर हो गई है, लेखनी में रुचि कम हो गया है। जबकि मेरा मानना जस्ट उल्टा है। लेखनी बढ़ी है और लेखनी में नए जनरेशन की रुचि बढ़ रही है। तो ये काफी पॉजिटिव है। बच्चे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह एक फोटो भी पोस्ट कर रहा है कोई, तो उससे जुड़ता हुआ एक शेर ऊपर में एज कैप्शन डाल दे रहा है। और ये ट्रेंड काफी मैं महसूस कर रहा हूँ। लड़के, नए नस्ल के, नए न्यू एज के लड़के लिख रहे हैं कि मुझको भी बहुत भाते हैं ये चांद से चेहरे, मुझको भी बहुत भाते हैं ये चांद से चेहरे, मगर मैं इश्क उससे करूंगा जो उर्दू जाने। तो इस तरह की बातें नए जनरेशन के लड़के लिख रहे हैं। और फिर उसी उम्र की लड़कियां जवाबन लिख रही है, हूं मैं उस शख्स की तलाश में, हूं मैं उस शख्स की तलाश में जो मुझे पब नहीं बज़्म रेख्ता ले जाए। तो ये बढ़ रही है। लड़के लिख रहे हैं कि आदत की तहवील में कोई कितना पागल हो सकता है, आदत की तहवील में कोई कितना पागल हो सकता है, मुझसे फोन पकड़ते ही वो नंबर डायल हो जाता है। तो ये इस तरह के माहौल में और उसके जवाब में नई नस्ल की लड़कियां लिख रही हैं कि मुझे इश्क, पुराना इश्क है नए जमाने में, मुझे पुराना इश्क है नए जमाने में, तुम फोन काट दो मगर पे रहूंगी। तो इतने खुशनुमा माहौल में, इतने इंकरेजिंग माहौल में मैं नहीं मानता हूं कि लेखनी कम हो रही है और या लेखनी को कोई खतरा है। इशू ये है कि उसकी लाइफ बहुत टेम्पररी है। जो लेखनी हो रही है उसको कंपाइल फॉर्म में करना, रीडेबल फॉर्म में बनाना और उसको प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है। बहुत लेखनी हो रही है तो थोड़ी बहुत हुई है, देवनागरी या उर्दू स्क्रिप्ट पीछे हुई है, लोग रोमन में लिख रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको बहुत पॉजिटिव साइन देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि उर्दू या हिंदी लेखनी जो है वो बढ़ी है। आपने कहा गंभीर लेखनी, तो गंभीर लेखनी होनी भी नहीं चाहिए। मैं इसका कायल नहीं हूँ। गंभीर कोई चीज नहीं होना चाहिए। ये जीवन बहुत सरल है और उसको सरलता से उसके आयाम को लिखना ही रचना है। तो लोग बहुत आराम से अच्छी अच्छी रचनाएं कर रहे हैं। धन्यवाद सर। काफी चीजें क्लियर हुई जो हमारे मन में था, थॉट्स लेखनी को लेकर। और काफी अच्छे ढंग से आपने और जो कविताएं सुनाए काफी अच्छा था। आगे जो हम जानना चाहेंगे सर कि आपका जो अभी संपादक या प्रकाशक के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? हाँ, ये टफ क्वेश्चन आपने ये पूरे किताब का सबसे डिफिकल्ट अनुभव रहा मेरा। 2-3 बातें इसमें थी। एक तो ये किताब उर्दू में थी, तो प्रोफेशनल्स की कमी है उस स्क्रिप्ट में करने के लिए। दूसरा कि वो जैसे ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ले जाते हैं तो वो पूरा चेंज हो जाता है, काफी दोबारा मेहनत करना पड़ जाता है। देवनागरी में भी इस तरह की समस्याएं होती है। इंग्लिश में, रोमन में कम है इस तरह की जो एडिटिंग, कंपोजिंग और पब्लिशिंग से रिलेटेड
समस्याएं हैं वो उधर कम है, लेकिन उर्दू और देवनागरी में थोड़ा अधिक है ये समस्याएं। मुझे ये इसमें समस्याएं हुई, लेकिन मैं हमेशा विश्वास से ये करता हूँ कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा मेरा यार करेगा। तो मैं हमेशा कॉम्पिटेंट लोगों के साथ घिरा रहा हूँ, ये मैं ब्लेस्ड हूँ। जैसे कि आप लोग जैसे लोगों के साथ घिरा हूँ, उसी तरह से एक मेरे फ्रेंड हैं शफात करीम साहब, तो उनको मैंने जिम्मेदारी दी कि आप इसकी एडिटिंग और कंपोजिंग और ये कर दी, पब्लिशिंग का जिम्मा लीजिए। और उन्होंने इसमें काफी हेल्प की मेरी, और इसको कंपाइल कर पाया। वो वर्सेटाइल जीनियस है। तो मैं कहता हूँ कि हर फन में है ताक, उसे क्या नहीं आता। तो वो इस तरह के हैं, उनकी वजह से ये पब्लिश हो पाई टाइम पे। लेकिन अगेन, जैसे आपने डायरी में लिख के रखा हुआ है बहुत सारा चीज ममता, मैं जानता हूँ ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनकी नोटबुक में डायरी में रचनाएं पड़ी हुई है। अभी बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उस कि आप सेल्फ पब्लिशिंग भी कर सकते हैं। और सेल्फ पब्लिशिंग और उसको मार्केटिंग का भी वो लोग जिम्मा लेते हैं। जैसे बुक लीफ के बारे में मैंने शेयर किया था आपको पर्सनली, तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, बुक लीफ पब्लिशर जैसे बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आपको जाना चाहिए। अपनी जो डायरी नोटबुक या पुरानी संदूक में जो भी चीजें पड़ी हुई है, क्योंकि वो रचनाएं आनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं भी बहुत हेजिटेंट था कि ये पब्लिश करूं नहीं करूं, लेकिन लोगों ने कहा कि ये आना चाहिए। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे पब्लिश करने में। जो सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है उसकी भी मदद ली जा सकती धन्यवाद सर। एक क्या ये आपकी पहली पुस्तक है या फिर आपने इससे भी पहले पुस्तक आई, आपकी पुस्तक आई है? है। हाँ, ये मेरी दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक का नाम था है कोई जवाब। मैं हमेशा ऐसे ऐसा ही हूँ बचपन से। तो ये उस किताब का नाम था है कोई जवाब। और वो बुक मैंने पब्लिश की थी जब मैं सेकेंड ईयर में था अपने कॉलेज में। और वो मेनली शायरी की किताब नहीं है। वो मेनली जो मेडिकल फिलोसोफर्स हैं उनकी जो कोटेशंस हैं उनको एक जगह कंपाइल किया गया था उस बुक में। और इवन जो गांव देहात की कहावत भी है, वैसी कहावतें भी जो हेल्थ से रिलेटेड है, कि सुबह का खीरा खीरा दिन का खीरा, सुबह का खीरा हीरा दिन का खीरा, खीरा शाम का खीरा पीरा, ऐसी कहावतों से लेकर के अरिस्टोटल और हिपोक्रेट और इनके जो भी मेडिकल कोटेशंस थे उनको कंपाइल किया था। और ये मैंने सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में ही कंपाइल किया था, है कोई जवाब। और ये मेरी दूसरी कोशिश है, और कोशिश जारी रहेगी, इस तरह की बेवकूफ़ी करता रहूंगा कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस, तो मैं लेना चाहूंगी क्वेश्चंस। प्लीज। मनीष भैया। तो सरवर भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस साइड से हम लोगों को वाकिफ कराने के लिए। अ, थैंक यू। शायद कई लोग सोचते होंगे कि ये सरवर साहब एक डोनर फैमिली को बिलोंग करते हैं, किताब लिखी है शायद इसलिए बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। जब आपका सुना कि आप जब बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो एक जो इनिशियल थॉट था कि इतनी जद्दोजहद वाली जिंदगी में जहाँ हर दिन शाम को लगता है कि मेरा ये काम अधूरा रह गया, उसके बीच अपने अपने विचारों को लिखना और डॉक्यूमेंट करना और दुनिया के सामने लेके आना, ये बहुत 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 हिम्मत वाला काम है। अ, उर्दू जबान मैंने मतलब जामिया से मेरा ताल्लुक रहा है, इसलिए वो समझना शुरू किया। और मुझे लगता है कि जो भी मेरा तलफ़ुज़ है या उर्दू जबान की समझ बनी, मुझे बहुत मदद
किया और अभी भी करता है वो। तो एक जो निवेदन है मेरा आपसे, मैंने आपको लिखा था एक बार टेक्स्ट मैसेज में कि आप जो भी लिखते हैं, यूजुअली जो आपका बुक पढ़ेगा, जो उर्दू जिसको स्क्रिप्ट आता है, वो ज्यादा लाभान्वित हो पाएगा। और बहुत लोग, कई लोग हैं जो ऐसे सीरियस थिंकर्स को, जो जो सामाजिक रिश्तों पे जो कुछ लिखा गया है, जो जो समाज की चुनौतियां हैं उस पर जो लिखा गया है, कई लोग उसको कंपोज करना चाहते हैं। ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, मैं चाहूँगा कभी उनसे आपको तारुफ कराऊं, नोएडा में रहते हैं वो। उनका एक ग्रुप है जहाँ पे कि और वो उर्दू खुद पढ़ते भी हैं वो। अच्छी बात यह है। गजलों का मेरा शौक उनके घर जाने से शुरू हुआ। मुझसे सीनियर थे जामिया में। तो मैं चाहूंगा कि अदर देन योर राइटर्स ग्रुप, जो कुछ ऐसे ग्रुप है जिनके साथ अगर आप शेयर करें अपने 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 राइटिंग्स को, तो जो एक बड़ी मास है जिसको उर्दू पढ़ना या सुनने का मौका नहीं मिलेगा, वो जब 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 ऐसे अल्फाज जब किसी कंपोजिशन के थ्रू आते हैं, तो वो बहुत बहुत दूर तक उसकी पहुंच पहुंच बन जाती है। मोर देन दैट, ये कि आप ऐसा कुछ प्रयास कर पाओ। और हम सभी के अंदर कुछ न कुछ इस तरह की है बात। जैसे ममता लिखती है, ममता ने आपकी किताब का जब जिक्र हुआ तो उसने ग्रुप में लिखा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ 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 लिखूं। हम में से कई लोग कहानियों के बीच काम करते हैं। कुछ लोग हैं, सूर्या शवन जैसे लोग, जो कि लिखने का हिम्मत कर भी लेते हैं। बहुत लोग कहानियां जो है वो मन में ही रहती हैं, वो कभी निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो उस लिहाज से भी आपने जो करके दिखाया है वो बहुत लोगों को मदद करेगा। तो मेरा सवाल नहीं था ये कमेंट था ये कि नॉट लुकिंग एट, शायद लग रहा हो कि ये उर्दू जबान की है, यहाँ सब ज्यादातर लोग हिंदी वाले हैं, पता नहीं क्या ही क्यों सुनना चाहते होंगे ये क्या ही। बट आपकी कोशिश जो है वो, मतलब इस तरह की कोशिश कई लोगों को कई तरीके से मोटिवेट कर सकती है। तो अपनी कहानियों को बताने में, कहने में थोड़ा भी गुरेज मत कीजिए। जब भी मौका मिले प्लीज जरूर जरूर साझा कीजिए। और अगली अगली दफा मिलेंगे तो आप लोग कुछ अपनी शायरी इन जी। पर्सन और सुनना चाहेंगे। थैंक यू शबन भाई, सॉरी, थैंक यू सरवर भाई। श्योर, 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 श्योर। सूर्या भाई, आपका कोई सवाल है? हाँ, सवाल तो है। बट सर भाई, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार बुक टॉक था ये। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। मैं अभी तक ले नहीं पाया हूँ। वेरी इंटरेस्टेड। एक तो जो एक जिस तरीके से आपने साझा किया कि कलीम के आपके जीवन में क्या प्रभाव था और क्यों आपने वो तय किया कि ये किताब उनको आपने डेडिकेट किया, आई थिंक दैट इज वंडरफुल। मतलब बहुत ही शानदार है। हम लोग खोजते हैं कि भाई बिहार की लिखी हुई किताबें बिहार बिहार के ऊपर हमारी लाइब्रेरी में होना चाहिए। और ये तो एज अ मस्ट है, मुझे लगता है कि और खास करके जो अल्फाज हैं वो डाइवर्सिटी भी होना चाहिए। तो ये बेशक है, वो रहेगा ही। मैं थोड़ा एक दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि थोड़ा कलीम अजीज, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति जिनका आपके जीवन में, और आपने एक चैप्टर भी डेडिकेट किया है कलीम के ऊपर। बट क्या थोड़ा अगर हमें कलीम अजीज साहब के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कौन थे कलीम अजीज? क्या प्रभाव, मतलब प्रभाव तो उनका आपके ऊपर पड़ा, लेकिन एज ए व्यक्ति क्या थे, क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? थोड़ा अगर उनके बारे में, कलीम कलीम अजीज के बारे में बता दें। और दूसरा सवाल ये है कि आपने मुर्शीद, क्योंकि आप बहुत ही हतोत्साहित थे और आप गए, आप बोले कि आपने अपने मुर्शीद, मतलब उस्ताद से सलाह लेने के लिए गए, और आपके मुर्शीद ने आपको यह किताब थमा दी, कलीम अजीज द्वारा लिखा हुआ। तो थोड़ा अगर आपने अपने सेक्शन में अपने मुर्शीद के बारे में कुछ लिखा है, अगर उसको भी एक बार एक दो को शायरी अगर सुना सकते हैं मुर्शीद के लिए तो। बहुत इम्पोर्टेंट है। कलीम साहब पटना के पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे, हेड रहे। और वो रहने वाले बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के तलहरा गांव के रहने वाले थे। उनकी हम्म। भी जिंदगी, मैं अपने आप को करीब इसलिए पाता हूँ कि उनकी भी इब्तदाई जिंदगी में, शुरुआती जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना उन्होंने किया। और उर्दू के लिए काफ़ी खिदमत की, बहुत सारी पब्लिकेशन उनके हैं। और एक अलग तरह की शायरी करते थे वो। उर्दू में बिहारी टोन डाल करके शायरी करते थे। वो मगही शायरी कहिएगा तो उर्दू में मगही को डालते थे। और
उनके काम को देख करके भारत सरकार ने उधम पद्मश्री से भी उन्हें हम्म, सम्मानित की। और ये पटना में ही रहते थे। पर्सन वाइज वो एक सूफी संत जैसे थे। मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसने कलीम आजिज को अपने सर की आंखों से देखा है। उनको देखने का डायरेक्ट मौका मिला है, और खुदाबख्श लाइब्रेरी में उनको कई बार सुनने का मौका मिला है। खुदाबख्श लाइब्रेरी में वो कहते थे कि समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इस सबके बस की बात नहीं प्यारे जाओ। तो वो उस तरह के शायर थे कलीम आजिज साहब। या ये कहते थे, हम लोग सुनते रहते थे खुदाबख्श लाइब्रेरी में, वो पढ़ते रहते थे एकदम सरल शायरी कि इश्क की मंडी में मत जाना, इश्क की मंडी में मत जाना, दर्द का सौदा मत करना, इश्क की मंडी में मत जाना, दर्द का सौदा मत करना, जैसा हमने हाल किया है अपना ऐसा मत करना। ओ, वो इस तरह के शायर थे। और जैसा हर क्षेत्र में बिहारियों को एक एक्सीलेंस रहने के बावजूद उस तरह की ख्याति नहीं मिल पाती है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डेवलपमेंट सेक्टर का प्रोफेशनल हो। वो एक चीज है जो रोक देती है एक सर्टेन लेवल पे। वही हुआ, उर्दू पे कब्जा रहा लखनऊ का, हैदराबाद का, भोपाल का, और आज हम्म, भी है। तो पटना का शायर नेशनल लेवल की ख्याति नहीं पा पाया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऐसे नायाब शायर को, जो अपने बारे में कह के गया है कि ये तर्ज खास है कोई कहाँ से लाएगा, ये तर्ज खास है कोई कहाँ से लाएगा, जो हम कहेंगे किसी से कहा न जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बारे में लिखें, उनके बारे में पढ़ें। हम्म, दूसरा पार्ट आपने पूछा मुर्शिद के बारे में, तो वो हमारे कॉलेज के सीनियर थे और हमेशा मदद करते थे। सैयद अब्दुल अली कादरी उनका नाम है। और वो आज भी जब टफ सिचुएशन होता है तो गाइडेंस लेने के लिए मैं जाता हूँ। और वो भी कलीम की तरह ही एक सूफी तबीयत आदमी है। हम्म, यस। थैंक यू। ममता। हाँ हाँ, थैंक यू सर। सर, इसी पे मैं जानना चाहूंगी कि इस बुक पर अब तक आपको कोई प्रतिक्रिया, खास प्रतिक्रिया मिली क्या? हाँ, बुक पे इमीडिएट, अभी तो बुक जस्ट सर्कुलेट हो रही है। इमीडिएट प्रतिक्रिया, जो सूर्या का सवाल था उसी से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। मैंने जो मुर्शिद को दी किताब रिव्यू के लिए, फॉर रिव्यू और एडिट के लिए उनको भेजी थी बिफोर पब्लिकेशन। तो 2-3 दिन के बाद उनका कॉल आया कि इसका टाइटल बदल दो सर। मैंने बोला क्या? तो इसका टाइटल आप कर दो कि कलीम होते तो खुश हो। कलीम होते तो यही कहते की जगह आप इसका टाइटल कर दो कि कलीम होते तो खुश होते। क्योंकि कलीम ने कहा था कि ये तर्ज खास है कोई कहाँ से लाएगा, और जो हम कहेंगे किसी से कहा ना जाएगा। और वो देखते तो खुश होते कि नई नस्ल के लोग, मेरे बाद के लोग उसी ढंग से बात करते हैं, मेरे ही अंदाज में बात करते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिमार्क्स है। मैं इसको कंसीडर करता हूँ, जो रिव्यू मिला मुझे। ओके, थैंक यू सर। लक्ष्मी, आपका कोई सवाल है? हाँ, hello, good evening, everyone. So, like I am using Mamta Didi ID, so my name is not showing there. So, recently I have done my project on sexual reproductive health, and I am making my reports. So, rather than it is personal or professional question, it is more than the academic question for me. So, like sir, for you, the question is that what is your writing process like? राइटिंग प्रोसेस। Yes, sir. हाँ, जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली मैं वीकेंड में ही इस पे काम करता हूँ। और मैं, हम लोगों की स्कूलिंग जिस एरा में हुई है, मनीष भाई है, राजीव, मैं, सूर्या, ये लोग, हम लोग कागज पे लिखने वाले लोग हैं।
तो मैं नोट लिखता हूँ कागज पे ही। और फिर आज के डेट में लाइफ बहुत इजी हो गई है कि आप गूगल इनपुट के सहारे से रोमन में टाइप कीजिए और वो जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मुझे भी उर्दू टाइपिंग नहीं आती थी, लेकिन मैंने गूगल इनपुट के सहारे से उसको कन्वर्ट किया। ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज है जो मैं 3-4 बार दोहरा चुका, कि जो थॉट जिस टाइम में आए उसी टाइम में कैप्चर किया जाए, और वो नोटबुक में, डायरी में। और ये इस पर स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि ये जैसे जितने सारे थॉट्स हो रहे हैं ये मिस नहीं हो जाए, इनको कहीं कंपाइल किया जाए, और कंपाइल करके इनकी एज बढ़ाने के लिए इनको पब्लिश किया जाए, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो यही मेरा रहा है थॉट। So my next question is that how a person can decide their topic, that topic should reveal their what is written inside the book. Like, दो चीजें होती है। जैसे एक है कि आप ये पहले ही टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे मुझे काम करना है। इस केस में बहुत पहले ही ये टॉपिक डिसाइड था कि मुझे कलीम को डेडिकेट करना है। तो मैं मेरे ये जो शेर कलीम के पैटर्न के थे, उनकी शायरी के पैटर्न के थे, उन सबको एक जगह कंपाइल किया। और अगर कलीम को डेडिकेट करना है तो इसमें क्या क्या सेक्शन होना चाहिए, तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट कलीम को डेडिकेशन हो, कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो कलीम के शायरी के जैसी शायरी होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कलीम के बारे में लोगों ने कहा है वो होना चाहिए। तो आप अगर पहले टॉपिक डिसाइड करते हो तो इस तरह से चीजों को स्ट्रक्चर करके और फ्रेम इन करते हो इसमें। तो मेरा प्रोसेस यही रहा है कि मैंने पहले टॉपिक डिसाइड किया और उससे जुड़े हुए एलिमेंट्स को फ्रेम इन किया इसमें। so like before you are talking about the sexual health, like you are talking about the health, and my topic is related to that one only. That I done my project on sexual reproductive health in Bihar, where I have done the intervention by peer educator by using the module RKSK, and there is saying that 11.5 millions of the youth have not access to the contraceptive, and 256 million of the youth. लक्ष्मी, ओके, टॉपिक से आप अलग आपका जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं रोक रही हूँ आपको। हाँ, सरवन सिंह, आपका क्वेश्चन है कुछ? हाँ। सबसे पहले तो सरोज भाई, ये समय निकालने के लिए और ये करने के लिए मैं बहुत दिन से ममता के पीछे पड़ा था कि मास्टर क्लास बोलना बंद करना चाहिए हमें, और इससे कुछ गुफ्तगू या कोई ऐसा शब्द बोलना चाहिए जिसे थोड़ा ये फैले मास्टर क्लास, ये इस वीक हो। और मैं तुड़िया भाई के भी पीछे पड़ा था, पर मैं मेरी कमी रह गई कि मैं बुक क्लब कर रहा था, पर मैं पीछे नहीं पड़ा उनके। तो मेरे एक तो मेरे में सृजन हो रहा है वो कि मुझे बहुत जल्दी ही सूर्या भाई के पीछे लगकर और वो एक बुक क्लब को स्टार्ट करना शुरू करना होगा। मुझे लगता है काफी गुंजाइश है। दूसरा चीज जो मैं जोड़ रहा था वो जोड़ रहा था कि मैं कुछ दिनों पहले आपको स्मृति दिख रही होगी वीडियो पे, तो स्मृति एक बड़ी इंटर्न है आई सक्षम में, और मैं उससे ऐसे ही बातचीत कर रहा था। और स्मृति कह रही थी कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, पर मैंने लिखना छोड़ मतलब मैं अब नहीं लिख मैंने लिखना छोड़ दिया। पहले वो लिखती थी कहीं, फिर उसने लिखना बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ममता भी है जो लिखती है, बट बहुत सारे लोग मुझे इस ग्रुप में मालूम है जो लिखते हैं। ऐसे लोगों को के लिए आप क्या कह सकते हैं, जो जिनके मन में ये लिखने की भावना है, बट किसी न किसी कारणवश वो थोड़ा सा दब जाती है या कम हो जाती है? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे क्रिएटिविटी का बाधक यही है, सिर्फ लेखन में नहीं, हर जगह हमारी क्रिएटिविटी का बाधक ये है कि हम कंपेयर करते हैं पहले ही, कि ये जो मैंने सोचा ये तो साधारण बात है, ये उर्दू में तो बड़े बड़े लोगों ने लिख रखा है, तो ये फिर इसको पब्लिश करने की क्या जरूरत है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको साझा करने की क्या जरूरत है। वो कंपैरिजन में क्रिएटिविटी का डेथ होता है मोस्ट ऑफ द। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों से जो इस तरह का क्रिएशन करते हैं, आप कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर बहुत लास्ट स्टेज की चीज है, कि जब आपकी 10 किताबें पब्लिश हो जाएगी तब आपको बात किया जाएगा कि इनकी 10 किताब फालतू थी। रेडी है वो सुनने के लिए, लेकिन आप
पहले ही क्रिएटिविटी को कंपेयर करके मत रोकिए, उसको लिखिए। और जैसा मैंने कहा कि आप पेन पेपर पे लिखिए, उसको बुक के फॉर्म में फाइनल शेप दीजिए कि उसकी लाइफ जनरेशन टू जनरेशन रहे, उस तरह से लिखिए। इस किताब में श्रवण, मैंने जब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, इस किताब में मैंने लिखा है कि इतनी मोहब्बत इतना आलाप न दिखाओ प्यारे, इतनी मोहब्बत इतना आलाप न दिखाओ प्यारे, मैं शायर हूं मुझे सब का सब लिखना पड़ता है, मैं शायर हूं मुझे सब का सब लिखना पड़ता है, गम गुजरता हो तुम पर भी प्यारे, गम गुजरता है तुम पर भी प्यारे, मुझे गुजार कर लिखना पड़ता है। तो हर चीज को लिखना है। ये इस किताब में भी मैंने फोकस किया है इस चीज। थैंक यू सर। किन्हीं और का कोई सवाल है क्या? टाइम भी हो चला है। हमारा एक आखिरी सवाल है सर, कि इस किताब से पाठक या यूं कहें कि बिहार के लोगों को क्या प्रेरणाएं मिल सकती है? या, पहली बात कि ये किताब जिस उद्देश्य से लिखी गई है, वही मैं एम अपेक्षा करता हूँ इस किताब से, कि ये कलीम साहब के बारे में लोग जाने। जैसे आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने कलीम के बारे में की, कलीम आजिज के बारे में, पटना का एक बड़ा शायर, और वो हम भूल जाते हैं, तो उसको ना भूलें। उनकी शायरी तक इस किताब के माध्यम से, उनकी टेक्स्ट बुक, उनकी बुक तक पहुंचे, लोग जो उनकी रचनाएं हैं उनको पढ़े और उसको समझे, उसकी फिलॉसफी को समझे। आप उसको कोशिश किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा देवनागरी में कन्वर्ट किया जाए, रोमन में कन्वर्ट किया जाए उनकी रचनाओं को। एक अलग तरह की रचना है। आप आज के दिन, आज के कन्वर्सेशन में ही महसूस कर रहे होंगे, वो अलग ढंग से बात करते थे कि ये आंसू बेवजह जारी नहीं है, ये आंसू बेवजह जारी नहीं है, मुझको रोने की बीमारी नहीं है। बहुत मुश्किल है गमे दिल का समझाना, बहुत मुश्किल है गमे दिल का समझाना, समझ लेने में दुश्वारी नहीं है। तो वो शायरी थी। उद्देश्य इस किताब का वही है कि लोग कलीम के बारे में जाने, कलीम की किताबों तक पहुंचे। धन्यवाद तो सर। यदि तो आप। एक मिनट के लिए कुछ ऐसा कोई खास ऐसा बात नहीं है, पर मतलब मेरे मन में था तो सोचे एक लाइन है जो बोल दे। हाँ तो सर सरवर सर। भाई सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जैसे खाने के शौकीन को खाना का खुशबू आता है ना, तो वो लालच बढ़ती है। तो आज का जो क्लास आपका था ना, वो इतना मतलब लग रहा है, आज इतना फील हो रहा है कि उर्दू क्यों नहीं समझ पाते हैं ये बुक पढ़ने के। सच कह रहे हैं। और कितना इंतजार करना पड़ेगा इसका, हिंदी आएगा कि नहीं पता नहीं। पर सही बात है कि बीच बीच में जब टाइम मिले तो आप थोड़ा हम लोगों को हिंदी में इस तरह से अगर बताएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा एक ये था कि जब आप अपने फेवरेट सेक्शन को बता रहे थे ना, तो मेरे मन में था कि आपका फेवरेट सेक्शन तीसरा जरूर होगा। और जब आप बोले ना, तो हमको इतना खुशी हुआ कि चलो थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं आपको। यस। और सच यस। में बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। पर मैं बस रजनी रजनी मैडम के बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उर्दू का मजा उर्दू में ही है। क्योंकि एक कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें वो उर्दू के जो शायर लिखे हुए थे, मीर ताकि मीर, और इनके बीच की, इन दो शायरों के बीच की बहस को उसमें डाला गया था, गजल पे गजल। उसका मजा किसी और भाषा में नहीं है। आप समझ तो जाएंगे, बट वो उसको क्या बोलते हैं, मैं वर्ड नहीं है मेरे पास, बट उसका लय, एसेंस, उसका लुत्फ। जो या। एसेंस और लय जो है ना, वो उर्दू में ही है, मेरे ख्याल से शायद। और कई बार यस। लोग थोड़े रहते हैं कंफ्यूजन में कि उर्दू भाषा, उर्दू प्योर इंडियन लैंग्वेज है। मुझे इसका एहसास हुआ जब मैं कई साल रहा पर्शियन बोलने वाले लोगों के साथ। फर्क यही है कि हिंदी के आधे शब्द पर्शियन से आए हैं, और उर्दू के शायद 70-80% शब्द आए हैं पर्शियन से। उर्दू की पैदाइश जो है वो बिल्कुल भारतीय है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है। सिर्फ वो स्क्रिप्ट जो है वो अरेबिक स्क्रिप्ट है, अदरवाइज भाषा अपनी है। या। थैंक यू मनीष भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है ये बात, कि ये प्योरली इंडियन लैंग्वेज है और लेटेस्ट लैंग्वेज।
बहुत बाद में जन्मी है। इफ्तार का वक्त हो रहा है, आई थिंक 5:55 पे होता है या शायद, तो हाँ हाँ, सेशन के अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। हम लोग शुरू काफी ले अच्छा लें। रहा सर आज का सेशन। मुझे तो काफी खुशी मिल रही थी, जितने भी आप पोइट्री या कविताएं बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं डूब जा रही थी। आगे खत्म होता तो यार खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था। तो काफी भावनाएं आपकी दिख रही थी कि कितनी भावनाएं आप जुड़ी हुई है। तो सच में काफी अच्छा लग रहा था। और इस बुक टॉक के लिए समय निकालने के लिए आप बार बार कहते थे कि यार कोई टॉपिक है ये नहीं करेंगे, मतलब कि, पर आज पता चला होगा लोगों को कि सच में ये कितना जरूरी है। एक लेखक के रूप में अगर आप दूसरे लेखक को प्रभावित करते हैं और उनकी वो किताबें अगर प्रेरणाएं प्रेरित होकर वो अपनी किताब निकालते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर, इस बुक टॉक के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक सरोज एक भाई, सो एक थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट है, सभी से अपना वीडियो एक बार ऑन करेंगे क्या? बस सबके साथ ले ले हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सरोज। यू, ग्रेट थैंक यू, टू थैंक एक मीट यू, यू इन द रिक्वेस्ट है, ये जॉइन। किताब हमें कब तक मिल पाएगी सरवर भाई? आपको मैं भिजवा दूंगा शापिंग, आप यस टेंशन लो। प्लीज प्लीज। Yes, एकदम श्योर, ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, थैंक थैंक चलिए, यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बाय। बाय। बाय सर, बाय।